नमस्कार, मैं आलोक पाल कानपुर वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। क्या कांग्रेस नक्सलवाद की ओर बढ़ रही है? इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह से कल राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया संसद हमले को लेकर, उसके बाद इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने इस पर काफ़ी सोच विचार किया और सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद कांग्रेस पिछले लंबे समय से नक्सलवाद की ओर बढ़ती जा रही है और एक राष्ट्रीय पार्टी का इस विचार की ओर बढ़ना देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, न केवल सामाजिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप अगर पिछले कुछ घटनाक्रम उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस ने जिस तरह से अराजकता का साथ दिया है और न केवल साथ दिया है बल्कि अराजकता फैलाने की कोशिश की है, तो उससे ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे नक्सलवाद की ओर बढ़ती जा रही है। और इसका प्रमुख कारण है कांग्रेस के थिंक टैंक में घोर वामपंथियों का सम्मिलित होना। अब अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे, कुछ समय नहीं बल्कि लंबे समय से अगर आप देखेंगे, तो आप शुरुआत कीजिए भीमा कोरेगांव से। भीमा कोरेगांव की घटना के बाद जब उसकी इंक्वायरी हुई तो उस इंक्वायरी में ये पाया गया कि बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी एक षड्यंत्र रच रहे थे प्रधानमंत्री की हत्या का। उसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, कुछ लोग अभी भी जेल में के अंदर हैं। और उस घटना को लेकर के आज सुबह एक ट्वीट आया है दिग्विजय सिंह का, और वो सीजेआई से पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग जेल के पीछे ही बने रहेंगे। अब सवाल ये है कि अगर आप इस तरह का आपराधिक षड्यंत्र रचेंगे जिसमें आप प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा? क्या आपको जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? और अगर आप जेल के अंदर हैं तो या तो आप अपने आप को निर्दोष साबित कीजिए, और अगर आप निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह से एक न्यायाधीश के ऊपर दबाव बनाएं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरा आप ले लीजिए सीएए। सीएए कानून जब आया तो उसमें बहुत स्पष्ट था कि हमारे जो 3 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में अगर वहाँ धार्मिक उन्माद के कारण जो भी गैर मुस्लिम लोग वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि तीनों ही देश घोषित मुस्लिम देश हैं, तो उन तीनों देशों से गैर मुस्लिम लोग अगर शरण लेने आते हैं या पिछले कुछ समय में आए हैं तो उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून में कहीं से भी यह नहीं था कि किसी की नागरिकता जा सकती है। यहाँ पर मसला केवल यह था कि जो गैर मुस्लिम यहाँ पे आया है उसको नागरिकता दी जाएगी। और इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने बल्कि और सारे विपक्ष ने इस तरह से उठाया कि यह मुसलमानों की नागरिकता छीनने की कोशिश है। अब इसको अगर आप समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप बाजार जाते हैं, आजकल जो यूपीआई सिस्टम हो गया है पेमेंट का, तो आप बाजार जाते हैं, आप बाजार में कहीं भी कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए आप पेट्रोल लेते हैं या पानी पूरी खा रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, और परचेज करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। क्या यह संभव है कि किसी का क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आप उसके अकाउंट से पैसा निकाल लें? यह बिल्कुल इसी तरह का था। सीएए कानून नागरिकता देने का कानून था, ना कि नागरिकता लेने का।
लेकिन जिस अराजकता के साथ शाहीन बाग में एक बड़ा आंदोलन किया गया और लंबे समय तक किया गया, दिल्ली के लोगों का जीना हराम कर दिया गया, और उसमें कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और न केवल हिस्सा लिया बल्कि जबरदस्त समर्थन किया। पूरी तरह से झूठा और अराजक आंदोलन। इसके बाद आप तीसरा ले लीजिए, जब कृषि कानून आए, तो ये कृषि कानून कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार के दिमाग की उपज थे। इन कानूनों पर या इन विषयों पर बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही थी। पुरानी सरकारें इसको लाना चाह रही थी, वो नहीं ला पाई, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो बिल्कुल इसी तरह के कानून लाना चाह रही थी। शरद पवार इसका समर्थन कर रहे थे, पी चिदम्बरम इसका समर्थन कर रहे थे, मनमोहन सिंह इसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब सरकार वही कानून लेकर के आई, ठीक है, राजनीतिक विरोध होता है, लेकिन इस स्तर तक नहीं होता है। आप अगर थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे, जब भारत ने अमेरिका के साथ एटॉमिक डील साइन की थी, सिविल एटॉमिक डील, तो उस समय पर भाजपा ने उसका जबरदस्त विरोध किया था। कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी बहुत ज्यादा विरोध किया था। हालांकि वो उनके विरोध का स्तर अलग ही होता है। वो तो सरकार गिराने पर आमादा हो गई थी। मनमोहन सिंह चाहते थे कि वक्त की आवश्यकता को देखते हुए वह डील हो। क्या भाजपा ने इस तरह का कोई अराजक आंदोलन किया? क्योंकि राजनीतिक विरोध अपनी जगह होता है और राष्ट्र की आवश्यकता अपनी जगह होती है। लेकिन कृषि कानून में जिस तरह से कांग्रेस ने, और खासतौर से राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से यह सब किया, तो उससे एक चीज बहुत स्पष्ट हो रही है कि जब से राहुल गांधी का प्रभाव पार्टी पर बहुत ज्यादा हुआ है, यूं कह लें कि एक होल्ड हो गया है उनका पार्टी पर, उसके बाद से लगातार कांग्रेस नक्सलवाद की ओर जा रही है। उसे कोई मतलब नहीं है कि इससे देश का क्या फायदा या नुकसान होगा, या कांग्रेस का क्या फायदा या नुकसान होगा। उसे केवल इससे मतलब है कि अराजकता किस तरह से फैलेगी। इसके बाद आप आ जाइए पेगासस मामले पर। पेगासस जो स्पाईवेयर है, उसको लेकर के इन्होंने एक बड़ी, मतलब एक हंगामा खड़ा कर दिया, और उसको लेकर के मेरे ख्याल से एक पूरा सेशन लोकसभा का नहीं, संसद का नहीं चलने दिया। भारी अराजकता हुई। और जब यह मसला आया कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके फोन में इस तरह का कोई स्पाईवेयर हो सकता है, तो आप अपने फोन को जांच के लिए दे दीजिए, तो राहुल गांधी ने अपना फोन नहीं दिया। और राहुल गांधी को छोड़िए, कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं दिया। जबकि जो दो कौड़ी के पत्रकार थे जो उनके समर्थन में लगातार एक माहौल बनाया करते हैं, उन्होंने भी नहीं दिया। जबकि वो भी चिल्ला रहे, नहीं, स्पाईवेयर तो हमारे भी फोन में डाल दिया गया है। जिनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। इसके बाद आप आ जाइए जो हिंडनबर्ग वाला मसला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट प्रायोजित थी, यह पूरी तरीके से साबित हो चुका है। इस प्रायोजित रिपोर्ट के माध्यम से केवल अडानी को टारगेट नहीं किया गया था, या अडानी के बहाने प्रधानमंत्री को टारगेट नहीं किया गया था। इससे टारगेट किया गया था भारत की अर्थव्यवस्था को। क्योंकि आज की तारीख में अडानी जिस स्तर पर है, उस स्तर पर अगर किसी को नीचे गिराया जाए तो उसका असर केवल अडानी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य उद्योगपतियों पर या व्यवसायियों पर पड़ेगा। जिससे कि जो पहला तो ये है कि एक तो इन्वेस्टमेंट रुकेगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें बहुत सारी कमी आएगी। इसके अलावा जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनका एक भारी नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन जाता है, उस माहौल के बाद
जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो जनता का होना है। और हुआ भी, अडानी केस में हुआ, लोगों ने आनन फानन में अपने शेयर बेचने शुरू किए। जो 3,000 रुपए का शेयर था वो 800 रुपए का हो गया 3 दिन के अंदर। भाई अडानी के पास तो जो शेयर थे अपनी कंपनियों के वो तो स्थिर थे उनके पास, कि मान लीजिए 100 शेयर हैं, 100 में से उन्होंने 51 होल्ड कर रखे हैं, 49 मार्केट में दे रखे हैं। तो 49 शेयर जिनके पास है, नुकसान तो उनको हुआ। आज जब ये सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं और उनके शेयर्स की कीमत लगभग पुराने स्तर पर पहुंच गई है, तो फिर उसी कंडीशन में आ गए। नुकसान किसको? जिस आम जनता ने उन शेयर्स को होल्ड कर रखा था। चूंकि हिंडनबर्ग एक बदनाम कंपनी है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अगर इस कंपनी की थोड़ी सी भी साख होती तो इससे कितना ज्यादा नुकसान होता मार्केट को, इसका आप केवल अंदाज लगाइए। तो यह एक, सच पूछिए तो देशद्रोही कदम था। इसके बाद आप आ जाइए, जो कुछ महिला पहलवानों ने अभी आंदोलन किया था, वह आंदोलन हो सकता है कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हों उसके उस पर हो, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल उसमें सम्मिलित हुए, और सबसे बड़ी चीज जो परसेप्शन बना उसमें यह माना जा रहा है कि जिन पहलवानों ने उसमें भाग लिया उनकी डिमांड कुछ इस तरह की थी कि आने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय गेम्स हैं उनमें उनको बिना ट्रायल के सीधे एंट्री दी जाए, जिसके लिए जो पहलवानों की जो संस्था है रेसलिंग की, उसमें उनके जो चेयरमैन थे उस समय, शायद ब्रिजभूषण। तो ब्रिजभूषण ने उसके लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप एक नेशनल चैंपियनशिप से होकर के गुजरेंगे और आपको उसमें भी भाग लेना होगा, और अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो जाएंगे। तो झगड़ा वहां पे था, लेकिन इन्होंने उसमें भी पूरी तरीके से एक अराजक माहौल बनाने की कोशिश की। हालांकि वह उतना नहीं बना, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के हरियाणा के नेता, पंजाब के नेता, दिल्ली के नेता और यहाँ तक कि शायद प्रियंका गांधी भी उसमें सम्मिलित हुई, तो वह समझ में आता है कि इनको कोई मतलब नहीं, इनको केवल अराजकता से मतलब है। अब जो अभी बिल्कुल ताजा हुआ है वह है संसद पर हमला। अब जो संसद पर हमला हुआ है, तो इस संसद पर हमले को लेकर के भले ही वह एक मॉक ड्रिल है, लेकिन जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया उसे आतंकी घटना ही कहा जाएगा। भाई जिस तरह से वह स्मोक बम लेकर के संसद के अंदर चले गए, तो उसी तरह से वो आरडीएक्स लेकर भी जा सकते थे। इतनी बड़ी घटना के बाद शुरू में कांग्रेस ने एक संसद की जो सिक्योरिटी ब्रीच का मसला उठाया, लेकिन बहुत जल्दी जब उनको यह समझ में आ गया, बल्कि मुझे तो इसमें एक पूरा षड्यंत्र नजर आता है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अगर नहीं भी उनकी जानकारी में होगा, तो जैसे ही उनको समझ में आया कि ये सारे के सारे लोग तो उसी आइडियोलॉजी वाले हैं जिस पर राहुल गांधी पिछले कम से कम 6-7-8 साल से चल रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, उन बेरोजगारी का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो बेरोजगारी है तो इसका मतलब संसद पे हमला कर देंगे, बेरोजगारी है तो आप ट्रेन लूट लेंगे, बेरोजगारी है तो आप डकैती डालने लगेंगे, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि नहीं, वो चूंकि बेरोजगार है इसलिए उसने ऐसा किया। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि ठीक है, हाँ वो ब्रीच हुआ वो तो ठीक है, लेकिन क्यों हुआ उसमें आप जाइए, तो भाई क्यों हुआ आप बताएंगे? इनमें से जितने लोग हैं, जो अभी तक 7-8 लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, इनमें से आधे
तो नौकरियां पाने के लिए क्वालिफाई ही नहीं है। सरकारी नौकरियों की मैं बात कर रहा हूं, और जो क्वालिफाई हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। जिस 42 साल की महिला ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया और इस पूरे षड्यंत्र में सम्मिलित थी, उसको नौकरी तो 33-34 साल की उम्र तक मिल जानी चाहिए थी, जिस तरह की उसकी एजुकेशन है। भाई आपने टीटी किया हुआ है, आपने एमफिल किया हुआ है, आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ, 30 साल की उम्र तक आप ये सब कर चुके होंगे। और जब आप 30 साल की उम्र तक ये सब कर चुके थे, तो उसके बाद जब तक आपकी उम्र लगभग 33 साल की हुई, तब तक तो कांग्रेस की ही सरकार थी। नौकरी तो आपको 23 साल से लेके 33 साल की उम्र के बीच में मिल जानी चाहिए थी, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय आपको नौकरी नहीं मिली। अब जबकि आप ओवर एज हो चुके हो, 40+ हो चुके हो, तो आप कह रहे हो नहीं, ये सरकार नौकरी नहीं दे रही। क्या यह बात मान्य है? एक लड़का जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे कायदे से लिखना भी नहीं आता है, उसकी डायरी की हैंडराइटिंग देख करके आप देखिए, जिसको कायदे से लिखना भी नहीं आता है, और जो पता नहीं कहाँ कहाँ से शेरो शायरी चुरा करके का मतलब ये कि कहीं उसने सुन लिया, कहीं पढ़ लिया और आके नोट कर लिया, उस तरह से उसने अपनी डायरियों में लिख रखा है। जो ऑटो रिक्शा चलाता है, जो बंगलौर में क्या कर रहा था पता नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई मजदूरी वगैरह ही करने गया होगा, या कोई कलेक्टरी करने तो गया नहीं होगा। तो वो सरकारी नौकरी के लिए उस तरह से क्वालिफाई ही नहीं करता। अब आप आ जाइए, जो मैसूर वाला लड़का है, उसने बीटेक किया, बीटेक के बाद उसने नौकरी की, नौकरी करने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। भाई अगर आपको एक बार जॉब मिल गया है और उसके बाद आप जॉब छोड़ रहे हैं और फिर आप बता रहे हैं मैं बेरोजगार हूं, भाई आपने एक जॉब छोड़ा तो आपको दूसरा जॉब पकड़ना चाहिए। आप कहते हो कि मेरे पास रोजगार नहीं है, आपका परिवार कहता है कि वो कहीं किसी भी तरह का अगर खर्चा है तो वो हमसे लेता है। भाई खर्चा आप घर वालों से ले रहे हो, आप 3,000 रुपए घर से लेते हो, और 7,000 रुपए का टिकट जो बंगलौर से दिल्ली तक का है, हवाई टिकट, आप हवाई जहाज से दिल्ली आते हो। बाकी के 4,000 आपके पास कहाँ से आए? आप होटल में रुके, आपके पास कहाँ से पैसा आया? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनमें बहुत सारे षड्यंत्र हैं, और मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि ये कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। लेकिन चलिए, जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक इसको नहीं मानते हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने उनका भी एक तरह समर्थन कर दिया कि हमला तो ठीक कर दिया, लेकिन उसके पीछे का कारण आप देखिए, क्या पीछे का कारण है? कितने बेरोजगार आपको आंदोलन करते दिख रहे हैं? अगर आपको वास्तव में बेरोजगारी को लेकर के कुछ करना है, पहले तो आप ये बताइए कि आपके समय पर कितनी सरकारी नौकरियां थी, कितने लोग सरकारी नौकरी में थे, और आज कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं? कितने लोग बेरोजगार उस समय थे और आज कितने लोग बेरोजगार हैं? और सबसे बड़ी चीज ये कि आपने केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार बना रखा है। तो भाई सरकारी नौकरी तो भारत में 3% लोगों के लिए अवेलेबल है। लगभग 4.5-5 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं, सब मिलाकर के, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब मिलाकर के, और 150 करोड़ की आपकी आबादी हो रही है। तो 3-3.25% लोगों के लिए है सरकारी नौकरियां। तो बाकी 97 कहां जाएंगे? आप 97 को बेरोजगार बताएंगे? तब तो फिर 97, मतलब 100 में से 97 लोगों को संसद पर हमला कर देना चाहिए। यह कांग्रेस का नक्सलवाद की ओर बढ़ता एक कदम है। आप घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कांग्रेस नक्सलवाद की ओर बढ़ती चली जा रही है, और यह एक राष्ट्र के लिए तो घातक है ही,
लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत घातक है। भारत में दो ही ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें आप राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। टेक्निकली कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन जिनका राष्ट्रीय अस्तित्व है वह दो ही पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है, एक भाजपा है। कांग्रेस जिस तरह से नक्सलवाद की ओर बढ़ रही है, तो उसका जनसमर्थन लगातार कम होना ही होना है। और इस कम जनसमर्थन के साथ अगर विपक्ष सामने आएगा तो सत्ता पक्ष निरंकुश होता है, मनमानी पर उतरता है। तो राजनीतिक दृष्टि से भी यह बहुत घातक है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर अच्छे से विचार करना चाहिए और अपनी नीतियों में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा सकती है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है। उदाहरण के लिए, जो एक आजकल एक योजना फ्री राशन की चल रही है, भाजपा इसका पूरा श्रेय लूटती है, लेकिन कांग्रेस यह कहने की स्थिति में नहीं है कि यह योजना हमने शुरू की थी। भाई, अगर आज अनाज, मान लीजिए गेहूं चावल का आप एवरेज ले लीजिए कि एवरेज आपको 30 रुपए किलो मिल रहा है, तो इस 30 रुपए में से 28 रुपए की सब्सिडी तो कांग्रेस ने दी थी। भाजपा ने क्या किया? केवल यही तो किया कि जो आप 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का पेमेंट कर रहे थे वो कम कर दिया। दिक्कत इंप्लीमेंटेशन की है। राशन कार्ड पहले भी थे, लेकिन राशन कायदे से नहीं बांटा जा रहा था। आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। नहीं तो ऐसा कोई तीर नहीं मार दिया भाजपा ने। 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो प्रति गेहूं और चावल पर आपने उस सब्सिडी को एक तरह से बढ़ा दिया, तो आप कह रहे हैं मैंने फ्री कर दिया। लगभग फ्री तो पहले भी था। लेकिन कांग्रेस उस चीज को मुद्दा नहीं बना पा रही है, वह उसको नहीं काट पा रही है। अब उसकी वह काट किस तरह से करती है कि आपने लोगों को गरीब बना दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। तो जहां से आपको थोड़ा बहुत समर्थन मिल भी सकता है वह भी खत्म हो रहा है। भाई, आप इसको इस तरीके से कीजिए, अगर पब्लिक के सामने लेकर के जाएं कि भाई ये योजना तो हम लेकर के आए थे। अगर आपको 30 रुपए किलो अनाज पड़ रहा था तो हम तो आपको 2.5 रुपए किलो दे रहे थे, मतलब 2-3 के बीच का एवरेज निकाल करके हम आपको 2.5 रुपए किलो दे रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? 27.5 रुपए की सब्सिडी तो हमने दी थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आकर के 2.5 रुपए की सब्सिडी और बढ़ा दी। तो इस तरह से जहां यह एक सार्थक चर्चा के साथ सार्थक विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, उसको ना निभा करके यह पूरी तरीके से नकारात्मक होते चले जा रहे हैं। और कहां और कब यह राष्ट्रद्रोही होते चले जा रहे हैं, इसका भी इनको अंदाजा नहीं है। यह किस तरह का राष्ट्रघात कर रहे हैं। आज की चर्चा में इतना ही। सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, उचित लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।